जुड़ जाइए सभी लोग। आज बेहद खास मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज का लाइव विशेष है क्योंकि तेज बारिश में भी इस देश के वोटर्स की हिम्मत नहीं टूटी। दिल्ली जंतर मंतर पर आज लाखों की संख्या में आकर लोगों ने ईवीएम के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज कराया। जहां सर्दी में लोग घरों में ठिठुरती ठंड में गरम चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, वहीं इस लोकतंत्र के दीवाने, संविधान को बचाने वाले, देश के प्रत्येक वोटर की वोट की रक्षा और सुरक्षा के हित में देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर से चुनाव आयोग और देश की सरकारें तथा सुप्रीम कोर्ट को माफी चाहती हूँ, बीच में रुका। जो आज का आंदोलन है ईवीएम को लेकर, ये पूरे देश भर में एक ऐसी सनसनी खबर बनी हुई है कि पूरी सोशल मीडिया पर जब आप देखेंगे तो ईवीएम को ही लेकर आपको पोस्ट, वीडियोस और वहां की तस्वीरें तैरती दिखाई देंगी। ये कौन लोग हैं जो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जान हथेली पर रखकर सरकारों से टक्कर लेने, पुलिस की लाठियां खाने, पुलिस वहां पर प्रशासन को पूरा लगा के रखा था, ठंडा पानी डालने के लिए भी गाड़ियां लगी हुई थी, लेकिन प्रकृति ने ही खुद बारिश करके उनकी ठिठुरन को और बढ़ा दिया। ऐसी स्थिति में भी उनके हौसले नहीं टूटे। ऐसे बुलंद हौसलों वाले लोगों को पहले तो मैं यहां से सलाम पेश करती हूं, जय भीम पेश करती हूं। लोकतंत्र की वह गूंज जो उन्होंने आज जंतर मंतर से सिद्ध करके दिखाई, उसके लिए हम समस्त देश के नागरिक 140 करोड़ आवाम उनको सैल्यूट करती है कि उन्होंने उनकी भी लड़ाई लड़ी जो घर में थे, जो घर में आराम से सो रहे थे। इसी के साथ हम चर्चा करेंगे कि भारत का चुनाव आयोग ईवीएम से वोट कराने के लिए क्यों जिद पर अड़ा है, क्यों मजबूर है। क्या ईवीएम वोटर की विश्वसनीयता से ज्यादा हो गई, या ईवीएम से चुनाव कराना वर्तमान सरकारों की जबरदस्ती चुनाव आयोग पर थोपी गई एक साजिश है? यह चुनाव आयोग आजाद नहीं है जनता की राय को लेने के लिए और उनके विश्वास को जीतने के लिए? ऐसी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे कि ईवीएम भारत में सबसे पहले कब आई, ईवीएम का इतिहास क्या रहा, ईवीएम कितने देशों में अभी भी इस्तेमाल की जाती है और कितने देशों ने ईवीएम को बैन कर दिया है। इन समस्त बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। सभी साथी जुड़ जाइए। जब तक साथी नहीं जुड़ते हैं तब तक हम इंतजार कर लेते हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल दौड़ते होंगे कि ईवीएम किसने बनाई और ईवीएम भारत में लेकर कौन आया। ईवीएम से चुनाव कराना आज की सरकारें इतना जरूरी क्यों समझती हैं जब वोटर इसके साथ सहमत नहीं है। उस स्थिति में भी देखिए, ईवीएम का जो कॉन्सेप्ट था, जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड से ये ईवीएम का कॉन्सेप्ट आया। नीदरलैंड ने सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल किया और जब उन्हें लगा कि ईवीएम विश्वसनीयता पूर्ण चुनाव नहीं करवाती है तो नीदरलैंड में ईवीएम को 2006 में बैन कर दिया गया। 2006 में नीदरलैंड ईवीएम को बैन कर चुका है। वहां अब ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं। और ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं जहां पर
चुनाव ईवीएम के द्वारा नहीं होते। मैं आपको बता दूं, यूएनओ में 193 देश हैं, जो मात्र 31 देशों ने ईवीएम को ट्रायल पे लिया, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। 31 देशों ने ईवीएम को ट्रायल पर लेकर इसके अंदर अब मात्र 4 देश ऐसे बचे हैं जो पूर्ण रूप से ईवीएम के द्वारा चुनाव कराते हैं। 11 देश ऐसे हैं जो अभी उसको ट्रायल पे लिए हुए हैं, और वो भी मुख्य चुनाव उससे नहीं कराते हैं। जो छोटे चुनाव होते हैं या कम महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं, उन चुनाव को ईवीएम से कराकर वो ईवीएम को ट्रायल पर देख रहे हैं। लेकिन पूर्ण रूप से उन्होंने भी अपने देश में भी 11 देशों में ये लागू पूर्ण रूप से नहीं करी है। बाकी इसमें 4 देश अपने देश में इसको यूज करके बैन कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जर्मनी ने 2009 में ईवीएम को अवैध करार देते हुए वोट के अधिकार की हत्यारे कहते हुए ईवीएम को पूरी रूप से बैन कर दिया। लेकिन हमारे देश में अभी तक सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। जनता सड़कों पर है, जिसको वोट देना है वो वोटर कह रहा है कि हम ईवीएम से वोट नहीं करेंगे, हम ईवीएम को फोड़ देंगे, हम ईवीएम में वोट नहीं डालेंगे, ईवीएम से हमारे वोटों का डाका डल रहा है। लेकिन चुनाव आयोग चुप है, देश का जुडिशरी सिस्टम चुप है, और देश की सरकारें तो उसके साथ खुश हैं ही हैं। हमारे भारत में पहली बार जो ईवीएम से चुनाव हुआ वो 82 और 83 में हुआ, और इसका पहली बार जो चुनाव कराया गया वो पूरे देश में तुरंत लागू नहीं हुआ। यहाँ केरल के पुरूर में पहला चुनाव ईवीएम से कराया गया, जिसमें 1984 में, सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके लिए जानकारी हेतु, 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर ईवीएम को बैन कर दिया था। मात्र केरल के पुरूर में यह चुनाव होता है 82 और 83 में। उसके बाद 1984 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसका संज्ञान लेते हुए इसको पूर्णतः बैन कर देता है, इसका निलंबन हो जाता है। उसके बाद 1989 में फिर से ईवीएम के द्वारा चुनाव होता है। कब? 1989 में फिर से ईवीएम का चुनाव होता है। 1984 में सुप्रीम कोर्ट इसको बैन करता है, 1989 में फिर से देश में ईवीएम द्वारा चुनाव होता है। 2001 में विधानसभाओं पर 2001 में ईवीएम का प्रयोग किया जाता है, और 2004 में देश के अंदर लोकसभा चुनाव में पूरे देश के पोलिंग बूथ पर ईवीएम का प्रयोग होता है। आप देख रहे हैं 2004 में, जहां 2006 में नीदरलैंड ईवीएम को बैन कर चुका था, और ये बात हमें पता थी, हमारे देश के लोगों को पता थी, सरकार को पता थी, और देश के जुडिशरी सिस्टम को पता थी, चुनाव आयोग को पता थी। इसके बावजूद जब 2004 में नीदरलैंड इसको बैन कर चुका होता है पूरी तरह से, उसके 2 साल बाद 2006 में बंद करता है, 2004 में हमारे यहां देश में पूर्ण रूप से पूरे भारत के बूथों पर ईवीएम का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। जिन देशों ने ईवीएम को सबसे पहले इस्तेमाल किया, उसको जांचा, उसको परखा, और उसके बाद जब वहां की जनता ने, वहां की पार्टियों ने देखा कि इस पर विश्वसनीयता नहीं की जा सकती, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसमें गड़बड़ हो सकती है, इसमें सेटिंग हो सकती है, तो उन्होंने ईवीएम को बैन कर दिया। लेकिन हमारे देश की ना सरकारें सोच रही हैं, क्योंकि हमारे देश की तो सरकारें जो कहती हैं कि 300 पार, 250 पार, 400 पार, इतनी पार हो जाती हैं। यहां बहाना दे दिया गया कि बूथ कैप्चरिंग होती है, यहां बहाना दे दिया गया कि बैलेट पेपर गायब कर दिए जाते हैं, पेटियां गायब कर दी जाती हैं। कौन करते हैं बूथ कैप्चरिंग? वो डंडे लठैत वाले लोग, वो लोग जो पावर में बैठे हैं। लेकिन आज देश की गरीब जनता
पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये बूथ कैप्चरिंग कराना चाहते हैं, इसलिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। साहब, जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं था उन्हें आज वोट डालने का अधिकार मिला, वोट के बारे में जागरूक हुए हैं, तो तुमने अपने हिसाब की मशीन देश में रख ली। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत के अंदर मशीनें बाहर से नहीं आती हैं, जिसका बहुत बड़ा झूठ भारत में फैलाया गया है। लोगों को पता ही नहीं है कि भारत में मशीनें आती कहां से हैं। भारत में मशीन कहीं विदेश से नहीं आती है, या बाहर के इंजीनियर नहीं बना रहे हैं इसको। भारत में मशीन भारत के ही इलेक्ट्रिक कंपनियां बना रही हैं। भारत के अंदर इस देश में सबसे पहले जो यहां हमारे भारत में सबसे पहले ईवीएम का डिजाइन बना, वो यहां पर हमारे ही देश के इंजीनियर ने बनाया। और हमारे ही देश के इंजीनियर ने इसका डिजाइन तैयार किया, जिनका नाम था एमबी हनीफा। और उन्होंने 1980 में इसका डिजाइन तैयार किया, जिसकी बाकायदा प्रदर्शनी लगी, इसकी जांच हुई उस समय। और उसके बाद में इसी डिजाइन के आधार पर इस भारत के अंदर यहां मुंबई और हैदराबाद, इन दो जगहों पर इस भारत की जो ईवीएम वोट के दौरान इस्तेमाल होती है मशीन, वो यहीं पर तैयार होने लगी। अब आप सोचिए, सरकारें उसको बनवा रही हैं और सरकारें ही उसको लागू करवा रही हैं और सरकारें ही उससे बन रही हैं, तो फिर कैसे नहीं हो सकती उसमें सेटिंग? बिल्कुल हो सकती है। और अगर नहीं होती है तो ईवीएम का इतना विरोध होने के बाद भी ईवीएम से इतना प्रेम क्यों है? क्यों जनता के विश्वास के आधार पर ईवीएम को हटाकर बैलेट से चुनाव करवा लेते? लेकिन नहीं करवा रहे। इसी से जनता के अंदर शक आता है और जनता को पूरा विश्वास हो जाता है कि जो हमारे वोटों के साथ डाका डाला जा रहा है उसमें सरकारें पूरी तरीके से लिप्त हैं और चुनाव आयोग उनका साथ दे रहा है। आज आपको बता दूं, आंदोलन में इस तरह के भी नारे लगे कि चुनाव आयोग चोर है, बीजेपी वोटों की चोर है और चुनाव आयोग वोट चोरी का सरदार है। इस तरह के नारे जब देश की स्वतंत्र संस्थाओं पर लगने लगे, उन पर शक के प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे, तो उनको प्रूफ करना चाहिए कि जो जनता में अविश्वास गया है उसका कारण क्या है। ईवीएम में यदि गड़बड़ नहीं है तो देश के उच्च स्तरीय इंजीनियर्स को बिठाया जाए, उनके सामने सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और सुप्रीम कोर्ट अपने सामने ये जांच कराए कि क्या ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, और उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए ताकि देश की जनता भी देख सके कि वाकई में हमारे वोट की चोरी नहीं होती है, या होती है तो कैसे होती है। और अगर चोरी को रोकना ही है तो फिर इस तरह से क्यों इंजीनियर्स के सामने बैठकर दुनिया भर के जो भी इस लायक योग्य इंजीनियर जब हमारे देश में टनल में मजदूर फंस जाते हैं तो हम बाहर से ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियर मंगवाते हैं। जब हमारे देश में ईवीएम पर शक है तो क्या हम बाहर से इंजीनियर इसके लिए नहीं मंगवा सकते? बिल्कुल मंगवा सकते हैं। इंजीनियर्स इसको साबित करें कि इसमें गड़बड़ नहीं हो सकती है, वो इंजीनियर भी इस कोर्ट में पेश हो, उनका भी बयान रिकॉर्ड किया जाए, उनको भी साबित करना पड़े कि हाँ इसमें गड़बड़ नहीं हो सकती, जो इंजीनियर भारत में इसको बना रहे हैं। प्लस दुनिया के जो बड़े योग्य इंजीनियर हैं उनके सामने ये साबित किया जाए, दोनों तरफ के इंजीनियर बैठे, वो भी, पक्ष वाले भी और विपक्ष वाले भी, कि कैसे ईवीएम सुरक्षित है और कैसे ईवीएम सुरक्षित नहीं है। और देश की जनता को लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाए कि हाँ इस तरह से ईवीएम में गड़बड़ नहीं हो सकती, ताकि उनका विश्वास बना रहे। और अगर हो सकती है तो उन इंजीनियर्स को सजा के तौर पर फांसी की सजा सुनाई जाए, क्योंकि उन्होंने देश के लोकतंत्र को डैमेज करने और 140 करोड़ के वोटर को धोखा देने का काम किया है। ये छोटी बात नहीं है। जनता सोचती है, वोटर सोचता है कि मैं वोट दे आया, मैं अपनी मर्जी की सरकार चुन रहा हूं, लेकिन जनता की, वोटर की मर्जी की सरकार नहीं बन रही है। ईवीएम जिसको चाहती है उसकी सरकार बन रही है। और ईवीएम कौन बनवा रहा है, ईवीएम से कौन वोट आपसे ले रहा है, ये हम जानते हैं। ऐसे अधिकारियों पे, ऐसे इंजीनियर्स पर इससे कम सजा नहीं लागू होनी चाहिए।
जो सरकार के दबाव में या पैसे के लालच में आकर इस तरह जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं, देश की डेमोक्रेसी को डैमेज करते हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, यहां आपको और चीज बता दूं, अमेरिका ने तो इसे सिर्फ ट्रायल पे लिया और वहां के इंजीनियर्स ने इसको फेल कर दिया। वहां चुनाव तक तो ये मशीन गई ही नहीं, चुनाव से पहले ही वहां के इंजीनियर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, इन देशों में ईवीएम पूरी तरह से बैन है, ईवीएम को वो इस्तेमाल नहीं करते। आपको बता दूं, इस समय जो 4 देश ईवीएम का प्रयोग करते हैं, ईवीएम से पूर्ण रूप से अपने देश में ईवीएम से वोटिंग कराते हैं, वो 4 देश, पहला है भारत, दूसरा है भूटान, तीसरा है नेपाल और चौथा है नामीबिया। अब आप कहेंगे कि चारों देश तो ये गरीब हैं, चारों, भारत उठ रहा है गरीबी से और बाकी देश भी धीरे धीरे अभी उठने की कोशिश कर रहे हैं। जहां गरीबी होगी वहां अज्ञानता होगी, अशिक्षा होगी। चारों ही देशों में विज्ञान तकनीकी को किनारे रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो 3 देश बाकी लेते हैं, उनमें से उन तीनों देशों को ईवीएम पहुंचाने का, बेचने यानी उनको सप्लाई करने का जो काम करता है वो हमारा भारत करता है। ईवीएम को अपने भारत में इस्तेमाल करने के लिए भारत के ही इंजीनियर बना रहे हैं और भारत से ही इन तीनों देशों में ईवीएम जा रही है। बीजेपी की मंशा आप सबको और हमसे छुपी नहीं है, बीजेपी हिंदू राष्ट्र चाहती है और हिंदू राष्ट्र वाली सोच की पार्टी ईवीएम बना करके बाकी 3 देशों में भेज रही है। उन लोगों से वो किस तरह की सोच की उम्मीद करती होगी? नेपाल पर हिंदू राष्ट्र का दावा करने का ये ठोस सबूत दिखाते हैं कि हिंदू राष्ट्र हमारा, नेपाल हिंदू राष्ट्र है। उसके बाद भूटान पड़ोसी देश है, वहां भी कल को वोटिंग मशीन यहां से हिंदू राष्ट्र की सोच वालों की जाएगी और जनता को लगेगा हम अपनी मर्जी का पसंदीदा नेता चुन रहे हैं, लेकिन बाद में नेता कौन होगा? वही जिसको वोटिंग मशीन चाहेगी। हो सकता है धीरे धीरे नामीबिया में भी ये इस तरह की सोच को ले जाएं। तो ये जो विकसित देश हैं वो क्यों ईवीएम को स्वीकार नहीं कर रहे? क्यों विकसित देशों ने ईवीएम को ठुकरा दिया? क्यों इसको नकार दिया? क्यों बैन कर दिया? अगर इसमें विश्वसनीयता होती या ये ठीक होती या ये सही तरीके से इससे वोटिंग होती, लोकतांत्रिक होती, तो फिर वो क्यों नहीं चाहेंगे कि कम समय में वोटिंग हो जाए? क्यों नहीं चाहेंगे कि तुरंत काउंटिंग हो जाए? जब मोबाइल हैक हो सकता है, पेगासस वायरस से बड़े बड़े नेताओं के, पत्रकारों के मोबाइलों की जो है सूचनाएं निकाल ली, आपके सिस्टम हैक हो सकते हैं, तो ईवीएम क्या चीज है? उसको भी तो इंजीनियर्स ही बना रहे हैं और वो इंजीनियर जो इस वर्तमान सरकार में है, और वर्तमान सरकार ईवीएम के बिल्कुल पक्ष में है। सरकार तो पक्ष में है ही है, चुनाव आयोग इस पे एक्शन नहीं लेता है। चुनाव आयोग इस पर सफाई देने की बजाय वो इसके खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है मुकदमा करने की बात करता है, उन नेताओं को फंसाने की बात करता है। और सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो संज्ञान लेकर के इस मामले को लाकर अपने सामने इसकी सुलह करवा सकता है, खुद संज्ञान ले सकता है, लेकिन यहां तो सरकार, चुनाव आयोग, हमारी जुडिशरी, तीनों ही चुप बैठे हैं और जनता शोर मचा रही है। सड़कों पर है जनता, भूखी प्यासी अलग अलग राज्यों से दिल्ली में आई है इस विश्वास को लेकर के कि चुनाव आयोग हमारी बात सुनेगा, और वो ये तक सिद्ध कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसे इंजीनियर है, साबित कर देंगे कि वोटिंग मशीन हैक हो सकती है। तो क्यों नहीं उनकी इस प्रक्रिया को देखा जाता कि जब वो चैलेंज कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है 2-4 लोग आकर के इस बात को बोल रहे हैं, देश के लाखों लोग अलग अलग प्रांतों से यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। भोंपू मीडिया, गोदी मीडिया, जो 4 अगर लोग वहां खड़े होकर के आरक्षण मुर्दाबाद, आरक्षण मुर्दाबाद, SC/ST एक्ट मुर्दाबाद, अगर 4 चुटियाधारी वहां खड़े हो जाएंगे तो गोदी मीडिया चारों ओर से कैमरा घुमाएगी, पीछे से, साइड से, आगे से, मुंह में घुसा देगी, कान में डाल देगी, कैमरे के कैमरे लगा देंगे सारे। हाँ बताइए, ऐसे देश क्यों बर्बाद हो रहा है? आरक्षण क्यों खराब है? लेकिन आज गोदी मीडिया का ना एक एंकर है, ना एक एंकरानी है जो वहां देख ले जाकर के कि देश की जनता क्या करने आई है।
जो देख ले जाकर के देश की जनता किस दर्द को लेकर यहां आई है। अंजना ओम कश्यप अभी डाल रही हैं और बाकी लोग भी अभी सारे टीवी चैनल वाले डाल रहे हैं कि दिल्ली में बारिश हुई है, दिल्ली में ओले पड़े हैं। इन्हें ओले दिख गए, इन्हें छोटी छोटी बूंदें दिख गई, मोटे मोटे ओले दिख गए, लेकिन लाखों की संख्या में आने वाले दिल्ली में वो लोग दिखाई नहीं दिए जो इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। मीडिया को क्या चाहिए कि जो है वो दिखा दे, जो लोग कह रहे हैं कर रहे हैं वो चीज दिखा दे, लेकिन मीडिया भी चुनाव आयोग सरकार के साथ मिली हुई है। कहां जाएगा इस देश का नागरिक? किससे न्याय मांगेगा? कैसे आवाज उठाएगा? कहां से आवाज उठाएगा? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पूरी तरीके से सर से लेकर पांव तक बिक चुका है। कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है, लेकिन इस बात की भी परवाह नहीं दिखा रहे। लाखों लोगों के हाथ में मोबाइल थे और आज पूरे देश पूरी दुनिया ने यह आंदोलन देखा। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को इस पर सोचने के लिए भी मजबूर किया है। अगर यह आंदोलन सफल हुआ है तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश का लोकतंत्र जीतेगा। अगर यह आंदोलन सफल होता है तो अगर यह आंदोलन सफल होता है तो इस देश का हर वो वोटर जीतेगा जिसे वोट डालने का अधिकार है, जो इस देश को अपना कहता है, जो इस देश का नागरिक बताता है, जो गर्व से कहता है कि हाँ मैं इस देश का नागरिक हूं और राष्ट्र निर्माण में मेरी भी भूमिका होती है। इस तरह वोटों पर डाका डालने का जो इंतजाम ईवीएम से किया गया है, इस डाके को आप लोग बचा सकते हैं, देश के नागरिक बचा सकते हैं। इस देश की करोड़ों जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। आपको एक स्वस्थ माइंड के, आपको स्वस्थ दिमाग के हिसाब से सोचना है कि क्या चल रहा है। यहां पर जितने लोग यहां हैं, ना जाति ना धर्म, वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो किसी भी जात के, किसी भी धर्म के, तो देश के समस्त नागरिकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के समस्त वोटर के वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें सपोर्ट करने की जरूरत है, साथ देने की जरूरत है। अगर नहीं जागे तो इसी तरह से कुछ 3% लोग जो इस देश पर पूरे शक्ति संसाधनों पे कब्जा करके पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं, जहां सिर्फ धन्ना सेठों की मर्जी चलेगी। लोकतंत्र जैसी व्यवस्था केवल दिखाने के लिए होगी, लेकिन अंदरूनी ताकत उसमें कुछ नहीं बचेगी। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने वोट को बचाइए पहले, और वोट तभी बचेगा जब भारत में ईवीएम बैन होगी। तो बैन ईवीएम के आंदोलन को मजबूत करिए, मजबूर करिए इन सरकारों को, मजबूर करिए चुनाव आयोग को शांतिपूर्ण तरीके से, और मजबूर करिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि हम जनता की आवाज को आप सुनिए। आप इस देश के ताकतवर पद पर हैं, आपको यह देखना चाहिए कि देश की जनता किस तरह से पीड़ित है, परेशान है, बारिश में, ओले में, जो दूर दूर से आए हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, हाथ में रोटी है और लेकर चले आ रहे हैं। 4-4 दिन से लोग ट्रेनों का सफर करके यहां पहुंचे हैं। क्या इनका दर्द समझ नहीं आता है हमारे देश के उस सिस्टम को जो आराम से अपने महलों में बैठा है? क्या इस देश में लोकतंत्र बनाने में इन वोटरों का कोई योगदान नहीं है? जब आज वोटिंग का इनको राइट है तब इनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो कल वोटिंग का राइट छीन लिया जाएगा तो कल कितनी आवाज सुनी जाएगी? सोचिए ना, जब भारत में संविधान लागू है, लोकतंत्र लागू है, जब आपको वोट का अधिकार है, आप अपने नेता को वोट के माध्यम से चुन सकते हैं और सरकारों को वोट के माध्यम से गिराने की ताकत रखते हैं, तब आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो सोचिए, पूरी तरीके से लोकतंत्र हाईजैक कर लिया जाएगा, संविधान को पूरी तरीके से, जो वो अपनी मानसिकता दिखाते हैं कि हम संविधान से नहीं मनुस्मृति से देश चलाएंगे, तो सोचिए कि इस देश की बाकी जनता का क्या होगा। क्या केवल यहां पर 3% लोग शाही जीवन जिएंगे? 3% लोग बोलने का अधिकार रखेंगे, बाकी 97% जनता बोलेगी नहीं? हाँ, उनकी कोई आवाज नहीं सुनी जाएगी? क्या वो फिर से बंकर में बंद कर दिए जाएंगे उसी तरह जैसे 47 से पहले होते थे? आज हम बुरा कहते हैं कि अंग्रेज बहुत बुरे थे, अंग्रेज उन्हें ये जगह दी कि आप आंदोलन करो, और सुनते थे। लेकिन आज अंग्रेजों से भी ज्यादा, ये वो गोरे अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक आज की काले अंग्रेजों की ये सरकार है, जो सुनती नहीं है, जो कानों में रुई ठूंस करके बंद करके सो जाती है। जब जंतर मंतर पर आंदोलन होता तो एक एक आंदोलन की खबर दिल्ली की सरकार को रहती है।
क्योंकि दिल्ली सरकार से वहां परमिशन मिलती है और दिल्ली सरकार वहां पर गृह मंत्रालय से ही इसको फोर्स भेजी जाती है। सारा पुलिस प्रशासन सरकार की निगरानी में वहां जाकर उस कार्रवाई के लिए तैयार रहता है और सारी फोर्स लगाई जाती है। पता होने के बाद भी आंदोलन हो रहा है, ट्रेनें भर के आ रही हैं, बसें भर के आ रही हैं, लोग पैदल चले आ रहे हैं, लोग दूर दूर से टेम्पू से, रिक्शे से, जैसे जिसके पास संसाधन है वो चले आ रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं सुननी है। तो देश की जनता जाग जाओ। अगर देर की तो इस देश के अंदर तुम जिंदा तो रहोगे लेकिन अधिकार नहीं बचेंगे। अधिकारों को बचाना है तो जिंदा कौमें लड़ाई लड़ती हैं और जिंदा लोगों ने आज साबित करके दिखा दिया कि इस देश के अंदर लोकतंत्र बचाने के लिए चाहे बारिश पड़े या ओले आए, हम सामना करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो इस आंदोलन को हम सब सपोर्ट करें, खुद से बढ़ाएं, क्योंकि आंदोलन किसी एक व्यक्ति का, एक संगठन का नहीं है, हर उस वोटर का है जो वोट डालना चाहता है, जो अपने वोट की पावर से नेता की आंखों में आंखें डालकर सवाल करता है कि मैं वोट देता हूं तो मेरी बात, मेरी आवाज क्यों नहीं सुनोगे। और वोट डालने का मतलब है कि आप जिंदा हो, आपके अंदर आवाज और आपकी आवाज की एक कदर है, एक वैल्यू, एक स्थान है, ये साबित करता है। इसलिए अपने वोट को बचाइए, वोट के अधिकार को बचाइए और वोट के अधिकार को बचाने के लिए ईवीएम को हटाने का आंदोलन मजबूत करिए। अच्छा, प्रमोद शर्मा कह रहे हैं भाई शर्मा लोग, तुम लोग तो क्या जरूरत है, तुम तो चाहते ही हो कि मनुस्मृति का राज आ जाए। प्रमोद शर्मा कह रहे हैं ईवीएम के लिए पब्लिक के पास टाइम नहीं है, ईवीएम का रोना रोए। आपको नहीं पता आज जो देश की राजधानी दिल्ली में पब्लिक आई है वो कितनी थी। खैर तुम क्या देखोगे, तुम तो बिकाऊ मीडिया देखते होगे भैया, तुम्हें कहां दिखाई देगा उन लोगों का, क्योंकि तुम्हें तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है ना। तुम्हें तो बिना मांगे इज्जत मिल जाती है, बिना मांगे दान मिल जाता है, दक्षिणा मिल जाती है, EWS 10% मिल जाता है 48 घंटे के अंदर अंदर। इस देश के अंदर बाकी जनता को कहां मिलता है बिना मांगे। बहुजन भीम आर्मी मिर्जापुर बोल रहे हैं कि गोदी मीडिया चैनल को चोर है, ओबीसी को अभी नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल, ओबीसी अभी जागा नहीं है और चैनल देखिए पूरी तरीके से सरकार के कब्जे में है। चैनल कुछ नहीं बोलेंगे, चैनल अगर कुछ बोले तो चैनल्स पर खुद समस्या आ जाएगी। जो उनके पास बचा हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, सब छीन लिया जाएगा और कोई भी अपने घर में डाका नहीं डलवाना चाहता। मोटे मोटे पैकेजेस पर वो काम कर रहे हैं, उनको आपकी आवाज से, आपके मुद्दों से, जनता की दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं है भाई। लेकिन ओबीसी अभी भी घोड़े बेच के सो रहा है। वो तो कह रहा है कि मैं जाकर के एक धर्म विशेष को बचाऊंगा, लेकिन अपने अधिकार नहीं बचा रहा है। हाँ, दीपक कुमार भाई बोल रहे हैं ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ। बिल्कुल, यही आंदोलन अब देश में मजबूती से आगे बढ़ाने की जरूरत है। रोमी एडी रोमी, जय मूल निवासी भाई। हाँ, कर तो रही हूं नरेश शर्मा, आरक्षण का विरोध, मंदिर के आरक्षण का विरोध करती हूं मैं, जो हजारों वर्षों से तुमने लेकर बैठा हुआ है। हजारों वर्षों से पंडित जी पाए लगू का जो तुम्हें जाति का सर्वश्रेष्ठ आरक्षण मिलता, करती हूं ना इसका विरोध। जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है मैं उसका विरोध करूंगी ना। पहले 70 वर्षों से मिलने वाले में बड़ा दर्द होता है, बड़े पेट में मरोड़ होती है, लेकिन भाई जो सदियों से खा रहे हो तुम, उस पर भी तो थोड़ा विचार करो। तुम्हारे नाम के पीछे जो शर्मा लगा ये भी एक आरक्षण है, पता है तुम्हें? नाम के पीछे भी एक आरक्षण दिया गया है इस भारत के अंदर तुम लोगों को। लेकिन इस देश में अगर शिक्षा में और नौकरी में कुछ वर्गों को, वंचितों को आरक्षण मिल गया तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतनी छोटी मानसिकता लेकर भारत में भाईचारा कैसे बनेगा भैया? अपनी थाली में तुम 10 रोटी रखोगे और दूसरे की थाली में निवाला भी नहीं छोड़ोगे, ऐसे थोड़ी होता है। देश तुम्हारा है तो देश उनका भी है, और उनका ज्यादा है, उन्होंने श्रम किया है, मेहनत की है। हक हकूक की लड़ाई लड़ना सबका अधिकार है, लेकिन तुम्हें तो बिना लड़ाई सब कुछ मिल जाता है, बिना संघर्ष किए मिल जाता है, बिना घर से निकले मिल जाता है। घर बैठे तुम्हें सब कुछ दे देती हैं सरकारें। लोग तुम्हें घर बैठे, मंदिर में बैठे दान दक्षिणा दे जाते हैं, पैसा दे जाते हैं, कपड़ा दे जाते हैं, चादर दे जाते हैं, शॉल दे जाते हैं, दूध चढ़ा जाते हैं, फल मिष्ठान मेवा चढ़ा जाते हैं। वही लोग जिनके भूखे पेट होते हैं वो तुम्हारे घरों में दे जाते हैं, अपने बच्चों को नहीं खिलाते। मरने के बाद भी बाप मरा पड़ा और तुम्हें पिंडदान करने के नाम पे खिला देते हैं। ये आरक्षण नहीं है क्या?
घर वो बनाएंगे लेकिन घर में प्रवेश तुम्हारे पंडे पुजारी बुलाकर ही करेंगे, तो ये आरक्षण नहीं है। बच्चे उनके पैदा होंगे लेकिन बच्चे का नाम तुम्हारे उससे रखवाएंगे, ये आरक्षण नहीं है क्या? इस आरक्षण की चर्चा नहीं करोगे कभी भी? तुम दिन रात गालियां देते हो, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती, और हम एक शब्द ही बोल देते तो तुम एफआईआर की धमकी देते हो और पुलिस भी तुम्हारी एकदम सुन लेती है। तो ये तुम्हें आरक्षण नहीं है मेरे भाई? है कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा बोलो। देश में जाति का जहर जितना तुमने बोया है ना, उसको खत्म कर रहे हैं हम लोग। जब बराबरी की लड़ाई लड़ी जा रही है तो तुम्हें तकलीफ होती है। जब हम ही लोग तुम्हारे मंदिरों में घंटे बजाते तो तुम्हें हम बहुत अच्छे लगते हैं। जाति का विरोध तो करती हूँ जो तुम्हें पसंद नहीं आता, जाति का भी करती हूँ, जातिवाद का भी करती हूँ। नफरत तो तुम्हें है भाई। खैर, तुम जैसे लोगों से क्या ज्यादा वो करनी, तुम समझोगे नहीं। तुम ना हमारी कभी पीड़ा को समझे ना समझोगे। तुम ना कभी उस झोपड़ी झुग्गी में रहने वाले का दर्द समझे हो ना समझोगे, क्योंकि तुमने जिसकी न फटी पैर विवाही बोका जाने पीर पर आई, तो तुम क्या जानोगे उनका दर्द, जो हजारों वर्षों से दर्द झेल रहे हैं। अजय कुमार भाई, हाँ, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। संजीव कुमार बोध, जय भीम, नमो बुद्धाय। सुशांत कुमार, हेड्स ऑफ टू यू, जय भीम, यस थैंक यू, धन्यवाद। और साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है, और अगले मुद्दे पर जल्दी ही हम लोग लाइव होंगे। आशा करती हूँ आप सब लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। वो भी ध्यान रखें जो यहाँ पर मुझे गाली देते हैं, क्योंकि तुम लोग नहीं रहोगे तो मुझे काम करने की जो ताकत रोज मिलती है वो कैसे मिलेगी? क्योंकि मैं मानवतावादी, मैं तुम्हारा भी बुरा नहीं चाह सकती। मेरी लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं है। तो तुम लोग यहाँ गाली देते हो, व्यक्तिगत आकर के नफरत निकालते हो। व्यक्ति से नहीं है, क्यों नहीं समझते? सिस्टम से है, और वो सिस्टम तुम्हारा न तुम्हारे कंट्रोल में है ना वो मेरे कंट्रोल में है। बस इतना फर्क है कि तुम गैर बराबरी के सिस्टम के साथ हो और मैं गैर बराबरी की जगह समानता चाहती हूँ, बराबरी चाहती हूँ। तो मेरी तो सिस्टम से सिस्टमैटिक लड़ाई है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से। तुम्हें नफरत करनी है तुम करो, तुम उसके लिए बिल्कुल आजाद हो, क्योंकि मैं तुम्हारे मन को मोड़ नहीं सकती, ना मैं उस पर राज करती हूँ कि मैं तुम्हें उसे नफरत से एकदम प्यार से भर दूंगी। नहीं, तुम्हारे विचारों के आधार पर मुझसे नफरत होगी। तुम्हारे विचारों में इस देश की महिला, दलित, ओबीसी घृणा के पात्र हैं। हजारों वर्ष की नफरत है तुम्हारे मन में, तो हम तुम्हारे लिए कैसे अच्छे बन जाएंगे आज? कैसे तुम्हें पच जाएगा कि जिनको हम ज्ञान देते थे वो आज हमें ज्ञान दे रहे हैं? कैसे पचेगा तुम्हें? तो मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। जब मैं गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उसमें तुम्हारी जाति के भी बच्चे होते हैं। कभी मेरा उनके प्रति नफरत नहीं हुई। वो बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। माँ की तरह स्नेह करती हूँ। इतना ही पढ़ाती हूँ जितना बाकी बच्चों को पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो बच्चे इनोसेंट है। उन्हीं बच्चों में भविष्य का निर्माण होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। तो इस नफरत के साथ जीने से तुम्हें तकलीफ होगी, मुझे नहीं। मैं तो तुम्हें भी प्यार करती हूँ, तुम्हारे बच्चों को भी करती हूँ। और अम्बेडकरवादी के अंदर ये गुण होते हैं। वो कर सकता है इस बात को कि दुश्मनों के बच्चों को भी प्रेम करता है वो। तो इसी के साथ जय भीम, जय भारत। सब लोग अपना ध्यान रखिए।